गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर डिक्टेशन को जो है रेगुलर वे में लिखें, क्योंकि रेगुलर वे में लिखने से आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, और जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसलिए आप इसे डिक्टेशन को रेगुलर वे में लिखें और उसे चेक करें, देन ट्रांसक्राइब कीजिए। रेगुलर अपडेटेड डिक्टेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख आधार पूनावाला ने लंदन पहुंचकर जो कुछ कहा, क्या संकट के इस दौर में वह सब कहना ज़रूरी था? ऐसे समय में जब ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्तियों से हर स्तर पर देश का भरोसा कायम रखने की उम्मीद की जाती है, आधार पूनावाला की बातें भरोसे को आहत करने वाली हैं। हो सकता है कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनका कोई आधार हो, लेकिन इन आरोपों को सनसनीखेज बनाने के लिए उन्होंने जो स्थान और समय चुना उसकी कतई उम्मीद नहीं थी। पैराचेन। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में जुटी केंद्र और राज्य सरकारें टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाना चाहती हैं। फिलहाल देश सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर ही निर्भर है। रूस से स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत पहुंच तो गई है, लेकिन इस टीके की मात्रा फिलहाल सीमित है। ऐसे में सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक पर ही टीकों की सप्लाई बढ़ाने का दबाव है। टीकों का उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं पर ध्यान देने की बजाय आधार पूनावाला ब्रिटेन चले जाते हैं। वहाँ एक इंटरव्यू में शिकायतों का पिटारा खोलते हैं। एक शिकायत यह है कि भारत के कुछ शक्तिशाली लोग वैक्सीन की सप्लाई को लेकर उन्हें धमका रहे हैं। आगे वह यह भी जोड़ते हैं कि सब कुछ मेरे कंधे पर आ गया है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसी हालत में नहीं रहना चाहता जहां दबाव में काम करना पड़े। यह बयान गैर जिम्मेदाराना भी है, अपरिपक्व भी। देश में कोरोना को लेकर मचे हाहाकार को देखते हुए तमाम कंपनी उद्योगों से अपेक्षा है कि वे अपने हितों पर देश के हितों को प्राथमिकता दें। आधार पूनावाला की प्राथमिकताएं कुछ और लगती हैं। शक्तिशाली लोगों से धमकी मिलने के आरोप की आड़ में क्या वह देश को नहीं धमका रहे हैं? पैराचेन। संकट काल में जब देश को वैक्सीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वह देश के बाहर वैक्सीन बनाने की संभावनाएं टटोल रहे हैं। इंटरव्यू में उन्होंने कबूल किया है कि उनका लंदन दौरा भारत के बाहर वैक्सीन निर्माण का विस्तार करने की व्यावसायिक योजनाओं से भी जुड़ा है। यह भी है कि अगले कुछ दिनों से वह बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पूनावाला के सामने समस्याएं हैं, तो इन्हें विदेशी मंच से उठाने की बजाय उन्हें भारत सरकार से चर्चा करनी चाहिए। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह वैक्सीन निर्माता कंपनियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, ताकि टीकों के उत्पादन और आपूर्ति में किसी भी स्तर पर अड़चन न आए। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया कि लालच, पैसे, झूठे वादों, ताकत या धमका कर सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। सत्ता में वही आ पाएगा जिसे जनता चाहेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार सरकार बनाएंगी। वैसे तो चुनाव 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में थे, लेकिन निगाहें सबकी बंगाल के नतीजों पर ही थी। साल भर से राज्य में जिस तरह से चुनावी तैयारियां चल रही थी, उससे इस राज्य की राजनीतिक अहमियत का
पता चलता है। गौरतलब है कि बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सारे संसाधन झोंक डाले, लेकिन उस हिसाब के नतीजे नहीं आए। बंगाल की जनता ने कांग्रेस और वाम दलों को भी लगभग शून्य कर दिया। किसके वोट किधर गए या ध्रुवीकरण के गणित ने कैसे काम किया, इन सवालों में अब ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तीसरी बार जनता ने ममता बनर्जी को सत्ता सौंपी है तो निश्चित ही उसके ठोस कारण हैं। पैराचेंज तृणमूल की इस बार की जीत ने ममता के लिए राष्ट्रीय राजनीति के दरवाजे खोल दिए हैं। भविष्य में वे विपक्ष का बड़ा चेहरा बन सकती है। इस जीत का यह संदेश गया है कि ममता बनर्जी के 10 साल के शासन को लेकर राज्य में कोई सत्ता विरोधी कारक नहीं रहा। इसे भी देखना चाहिए कि आम जनता, खास तौर से गरीब तबके से ममता का सीधा जुड़ाव रहा। उनकी छवि शानो शौकत वाली नहीं रही, वे जमीन से जुड़ी और एक जुझारू नेता मानी जाती हैं। शहरों और गांवों दोनों पर उनकी पकड़ है। उनकी चुनावी रणनीति 5 सितारा होटलों में नहीं बल्कि जमीनी हालात के बीच बनी दिखाई दी। चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसदों, विधायकों को तोड़ने का भाजपा ने जो अभियान चलाया, उसके निहितार्थ समझने में भी बंगाल की जनता को देर नहीं लगी। लगता है प्रचार के दौरान ममता बनर्जी के लिए जिस तरह के शब्दों और व्यंग्यवाणों का इस्तेमाल होता रहा, उससे राज्य की जनता ने बड़े अपमान के रूप में लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने पर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने तक की बात कह दी थी। संभव है इस बात से युवा मतदाता भी बिदके होंगे। भ्रष्टाचार, कटमनी, अल्पसंख्यक, एनआरसी जैसे मुद्दे बिल्कुल नहीं चले। पैराचेन ममता बनर्जी की चुनौतियां अब कहीं ज्यादा बड़ी है। राज्य में उनके सामने विपक्ष के रूप में भाजपा होगी। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों की तरह बंगाल में भी कोरोना से हालात बदतर हो रहे हैं। ऐसे में सरकार और विपक्ष का सारा जोर मिलकर महामारी से निपटने पर होना चाहिए, न राजनीति करने पर। वरना जिस तरह का टकराव दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में देखने को मिल रहा है, वैसी स्थिति बंगाल में बनते देर नहीं लगेगी। देखा जाए तो विधानसभा चुनावों के ये नतीजे केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। असम के अलावा कहीं भाजपा को बड़ी कामयाबी नहीं मिली। पुडुचेरी में वह गठबंधन कर सरकार बनाएगी। बंगाल में 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाना बता रहा है कि सिर्फ केंद्र की ताकत के बल पर क्षेत्रीय दलों को नहीं हराया जा सकता। अगले साल पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हैं। बंगाल के नतीजों ने पार्टी को जो झटका दिया है, वह एक सबक है। यह सबक हर जीतने और सरकार बनाने वाले दल के लिए भी है। स्टॉप।